वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर जी पाल आ गई। जय हो जय हो जय हो। क्या हो रहा है भाई? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सेटल हो जाइए गुड बच्चों मॉर्निंग जल्दी से। सर। आई लव सर जी। गुड जय मॉर्निंग हो सर। जय हो जय हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक। तो और सर क्या हाल है? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। चलिए तो हैं आप? बच्चों जो कल हम लोग गुड पढ़ रहे थे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर वापस से शुरू करेंगे आज का हम लोग डिस्कशन। ठीक है। तो कल बच्चों हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस पढ़े थे। ठीक है। और क्वेश्चंस करे थे कुछ और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में उन्हीं क्वेश्चंस को। ठीक है। मतलब क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और दो आपको नए प्रोसेस भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत किया था कल हम लोगों ने गुड आइसोकोरिक। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक। तो ये प्रोसेसेस बच्चों कल हम लोगों ने पढ़े थे। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे समझते हैं हम लोग कि आइसोकोरिक प्रोसेस सर है? वॉल्यूम सर इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। चेंज इन द वॉल्यूम जीरो होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना। चेंज इन द वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्क डन कितना होता है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन? आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन सर जीरो। जीरो। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है तो डीवी जीरो, इसलिए वर्क डन जीरो। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है फॉर आइसोकोरिक? एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल। और जो हीट होगा बच्चों वो भी एनसीवी डेल्टा टी के ही बराबर होगा। कारण है कि वर्क डन जीरो तो डेल्टा के बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। चलिए फिर Yes, sir. आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा, सर आइसोको प्रेशर सर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या चेंज इन प्रेशर जीरो कह दीजिए या प्रेशर कांस्टेंट कह दीजिए। बिल्कुल। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी, बिल्कुल सही है। पी डेल्टा वी और एक फॉर्मूला, एक और एनआर डेल्टा टी। एनआर डेल्टा टी। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए बच्चों जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवी डेल्टा टी हमेशा रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। और हीट के लिए कितना लिखते हैं बच्चों? डायरेक्ट फॉर्मूला आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हीट एनसीपी डेल्टा टी। एनसीपी डेल्टा टी। वेरी गुड। चलिए फिर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की थी बच्चों, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट और चेंज इन टेम्परेचर कितना? जीरो। जीरो और इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना? जीरो जीरो। टेम्परेचर में चेंज जीरो, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो। वर्क डन कितना? V2 बाई पीडीवी पीडीवी। ठीक है। फॉर्मूला कुछ डिराइव किया था आइसोथर्मल के वर्क डन का? एनआरटी एलएन V2 बाई V1। वेरी गुड। एनआरटी एलएन V2 बाई V1 और P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। यस सर। बिल्कुल। और इसमें हीट एक्सचेंज बच्चों कितना लिखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? हीट एक्सचेंज यही वर्क डन के बराबर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है ना। Yes, तो sir. वर्क डन के बराबर हो जाएगा। खैर, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस का? हीट सर जीरो। हीट जीरो डेल्टा क्यू जीरो। और प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? सर P2 P1 सर P2 V2 माइनस P1 V1 सर Okay. P V पावर गामा हाँ हाँ कांस्टेंट। हाँ। गामा क्या कहलाता है? एडियाबैटिक Adiabatic इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स। वैल्यू कितनी होती है गामा की? 1 + 2 बाई F। सर CP/CV CP अपॉन CV और ये बराबर होता है 1 + 2 अपॉन F, जहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बहुत बढ़िया। वर्क डन की वैल्यू बच्चों इसके लिए मैंने आप लोग क्या बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस का? सर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। P2 V2 P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। और एक फॉर्मूला बताया था इसका बच्चों, एक और था एनआर T2 - T1 अपॉन 1 माइनस गामा। बिल्कुल, एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है। तो ये बच्चों आपका वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला ये आएगा। डेल्टा यू जो है वो एनसीवी डेल्टा टी हमेशा ही रहेगा। डी क्यू जीरो है तो जो भी वर्क डन का मैग्नीट्यूड होगा वही इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो ये हम लोगों ने सारी चीजें कल पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ और चीजें हाईलाइट करी थी जो कि इंपॉर्टेंट है ना। इन सब के कर्व, तो दो कर्व में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। देखिए बाकी कर्व तो बहुत सिंपल है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप कर्व का नाम बताइएगा। प्रेशर वॉल्यूम कर्व, प्रेशर वॉल्यूम है। ये वाला कर्व क्या, किस चीज का कर्व है, किस प्रोसेस का? ये वाला आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक। ये वाला किसका कर्व है? ये वाला
आइसोबैरिक आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक है ना, आइसोकोरिक आइसोबारिक में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बनते हैं, एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मेरी मदद करिएगा, कौन सा है ये। मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। 1 वाला कौन सा है? 2 वाला एडियाबेटिक एडियाबेटिक पहले वाला पहला वाला एडियाबेटिक है, और दूसरा वाला आइसोथर्मल आइसोथर्मल आइसोथर्मल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस आप लोग को ध्यान रखिएगा, एडियाबेटिक स्टीपर रहेगा, आइसोथर्मल थोड़ा सा वो रहेगा। अच्छा, जो आइसोथर्मल के लिए स्लोप की वैल्यू आती है बच्चों, किसी भी पॉइंट पे आइसोथर्मल के लिए स्लोप की वैल्यू माइनस नहीं माइनस v अपॉन p -p/v, और इसके लिए स्लोप की वैल्यू कितनी आती है? माइनस गामा p अपॉन v। बिल्कुल, और गामा की वैल्यू बच्चों मैं अभी आपको आज बताऊंगा भी, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और 1 से 2 के बीच में रहेगी गामा की वैल्यू हमेशा। ठीक है, तो ये हमेशा, चूंकि स्लोप गामा हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, तो ये स्लोप बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा गामा, अभी वैसे हम लोग इसका खैर डिस्कशन करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि कैसे 1 से 2 के बीच में, लेकिन हमेशा 1 से 2 के बीच में रहेगी, तो ये सिचुएशन रहेगा। ठीक है, फिर इसमें हम लोगों ने बात भी की थी कि कौन से प्रोसेसेस में हीट चेंज क्या कैसा। अच्छा बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर भी है ना, अगर मैं मोनोएटॉमिकली एडियाबेटिक ड्रॉ करूं, डायटॉमिकली एडियाबेटिक ड्रॉ करूं और ट्राइएटॉमिकली एडियाबेटिक ड्रॉ करूं, तो उसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट कर्व आएगा। तो देखिए जैसे मोनोएटॉमिकली गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो इसके लिए स्लोप सबसे ज्यादा होगा, है ना, किसी भी पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, स्लोप, तो इस पे ये आएगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा आएगा, और इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा आएगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप इसमें मिलेगा, क्योंकि गामा की वैल्यू हाईएस्ट है। तो जो मोनोएटॉमिक गैस होगी उसकी गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा 5/3, 1.67, इसका 7/5 है ना, और इसकी भी पॉलीएटॉमिक, अब ये कौन सी लिनियर या नॉन लिनियर जो भी है, लिनियर की तो खैर 7.5, नॉन लिनियर की लिखा होगा ये 1.3, तो 1.67 सबसे ज्यादा मोनोएटॉमिक की है। तो अगर मान लीजिए आपको 3 एडियाबेटिक कर्व दे दे, ठीक है, 3 एडियाबेटिक कर्व दे दे, और आपसे पूछ देगी कौन सा मोनोएटॉमिक, कौन सा डायटॉमिक, कौन सा ट्राइएटॉमिक के लिए है, तो जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा वो मोनोएटॉमिक होगा। ठीक है, उसके बाद डायटॉमिक, और उसके बाद ट्राइएटॉमिक। अब इसमें और एक सवाल पूछ दे आपको कि 3 गैसेज हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, तीनों को एक पॉइंट से शुरू करते हैं, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू P0 V0 है। एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं सच दैट वॉल्यूम हो जाता है V0/2, और फिर पूछ देगा आपको, बताइए किस गैस के कंप्रेशन में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक? आंसर कर पाएंगे? पॉलीएटॉमिक में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कारण क्या है पॉलीएटॉमिक में वर्क सबसे ज्यादा करने का? एरिया सबसे ज्यादा, एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा है, उससे कम फिर डायटॉमिक और सबसे कम मोनोएटॉमिक का। ठीक है, या फिर बोल दे कि वॉल्यूम एडियाबेटिक कंप्रेस करके वॉल्यूम सबका V0/2 कर दिया गया है, बताइए सबसे ज्यादा चेंज इन प्रेशर किस में होगा? तो सबसे ज्यादा चेंज इन प्रेशर मोनोएटॉमिक में होगा, मोनोएटॉमिक में होगा। उससे कम डायटॉमिक में, सबसे कम पॉलीएटॉमिक में चेंज इन प्रेशर होगा। प्रेशर की वैल्यू सबसे कम किस में होगी? तो प्रेशर की वैल्यू सबसे कम मोनोएटॉमिक में होगी, उससे ज्यादा डायटॉमिक में होगी, सबसे ज्यादा पॉलीएटॉमिक में होगी। ठीक है, तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप ये ग्राफ जहां पे भी आपने नोट्स लिखने बंद किए थे पिछली क्लास में, वहीं से शुरू करना है और ये ग्राफ प्लॉट करना है, और मैं यहाँ पे कुछ जो आपको समझाया हूँ वो कंक्लूजन यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप लोग वो भी नोट कर लीजिए। पहले ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, फिर जो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ वो लिख लीजिए। Recording in progress. हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। चलिए सॉरी, मेरा मैं जूम से हो गए थे आप? अरे नहीं, मैं कहीं नहीं गया था जूम से यार, मेरा लॉग आउट हो गया था, तो उसको वापस से लॉग इन करने में इतना समय चला गया। चलिए आप नोट कर लिए थे सब लोग ये? नहीं सर, नहीं नोट हुआ था, स्लाइड हट गई थी, स्लाइड हट गई थी। करिए कर रहे हैं, रिपीट कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल कर देता हूँ। हेलो सर। सर रिपीट कर दीजिए जो भी पढ़ाया है। श्योर, मैं कर देता हूँ। देखिए सर, राधे राधे। जय हो राधे। देखिए ये मैं आपको बता रहा था कि जैसे एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में 2 कर्व का सेम तरीके से दिखता है, बस अंतर ये होता है कि जो एडियाबेटिक वाला होगा ज्यादा स्टीप होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा। लेकिन मान लीजिए आपको एडियाबेटिक ही दिया हुआ है प्रोसेस, लेकिन डिफरेंट एटोमिसिटी के लिए दिया हुआ है, मतलब कि मोनोएटॉमिक का दिया हुआ है, डायटॉमिक का, पॉलीएटॉमिक का, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मोनोएटॉमिक कौन सा
तो जो मोनोटॉमिक का कर्व है ज्यादा स्टीपर रहेगा। कारण क्या है कि उसके गामा की वैल्यू ज्यादा होती है, और आप स्लोप जो पढ़ते हैं हम लोग वो पढ़ते हैं माइनस गामा पी बाई वी, है ना। तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा है, तो जितना ज्यादा गामा का वैल्यू होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा सबसे ज्यादा है, इसलिए मोनोटॉमिक का जो कर्व होगा वो ज्यादा स्टीप होगा, ठीक है। उससे ज्यादा डायटोमिक, क्योंकि डायटोमिक गामा उससे कम है, और सबसे कम पॉलीएटॉमिक है तो उसका सबसे कम स्टीप होगा, सबसे कम स्लोप होगा। उसके बाद वर्क डन की बात करें तो पॉलीएटॉमिक, मान लीजिए आपने एक गैस है, एक मोनोटॉमिक है, एक डायटोमिक है, एक पॉलीएटॉमिक है, पी नॉट वी नॉट प्रेशर है, आपने आइडियाबेटिकली कंप्रेस किया सच दैट सबका वॉल्यूम आधा हो गया, तो किसमें सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको पॉलीएटॉमिक के केस में, क्योंकि पॉलीएटॉमिक का एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा है पॉलीएटॉमिक, ठीक है। उससे कम डायटोमिक और सबसे कम मोनोटॉमिक में करना पड़ेगा, तो वही मैंने लिख दिया है। फाइनल प्रेशर पूछ दे किसमें ज्यादा किसमें कम होगा, तो जब एडियाबेटिकली कंप्रेस करेंगे आधे वॉल्यूम के लिए तो सबसे कम प्रेशर हो जाएगा मोनोटॉमिक का, ठीक है। मोनोटॉमिक का प्रेशर सबसे कम, उससे ज्यादा प्रेशर होगा डायटोमिक का, और सबसे ज्यादा प्रेशर होगा पॉलीएटॉमिक का। तो पॉलीएटॉमिक का प्रेशर सबसे ज्यादा, उससे कम डायटोमिक, सबसे कम मोनोटॉमिक। चेंज इन प्रेशर की बात की जाए तो चेंज इन प्रेशर सबसे ज्यादा मोनोटॉमिक में होगा, उससे कम चेंज इन प्रेशर डायटोमिक, सबसे कम चेंज इन प्रेशर पॉलीएटॉमिक, क्योंकि पॉलीएटॉमिक में प्रेशर में चेंज केवल इतना ही आएगा और मोनोटॉमिक में सबसे ज्यादा आएगा। तो वही ऑर्डर्स लिख दिया है बस। चलिए, होपफुली बच्चों नोट कर लिया होगा अब आप सबने। जब लिख ले तो बताइएगा आप, फिर बढ़ चलेंगे आगे। डन सर। ओके, चलिए अब ये बच्चों जो मैं अगला आपको स्लाइड दिखाने जा रहा हूं ये बस ऐसे ही आपका रिवीजन है ना, इसमें कोई भी चीज नई नहीं है, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट जितना आप देंगे वही वर्क डन होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। वर्क डन जो होगा एरिया ऑफ द क्लोज्ड कर्व होगा, जो भी पूरा सराउंडिंग का एरिया है वो क्लोज होगा। अच्छा बच्चों, इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी इसके लिए, एक पॉजिटिव वर्क डन होता है साइक्लिक प्रोसेस में, एक नेगेटिव। तो कौन सा वाला पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है? क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बिल्कुल, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी हीट होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में एनसीवी डेल्टा टी, वर्क डन जीरो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोथर्मल का जो हीट होगा वही वर्क डन के बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। एनआरटी एलएन वी2 बाई वी1, एनआरटी एलएन पी1 बाई पी2। अच्छा बच्चों, ये एलएन मतलब लॉग बेस ई, अगर लॉग 2 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, ये वर्क डन हो गया एनआर डेल्टा टी इंटू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। आइसोबारिक हीट एक्सचेंज म्यू एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप लिख चुके हैं, आपको कुछ भी इसमें नोट नहीं करना है। चलिए अब सवाल है बच्चों, तो आप मैच द कॉलम है, आप नोट कर लीजिए किसको किससे मैच करेंगे। तो पहला चलिए मैं पूछ ही लेता हूं आपसे, आइसोबारिक प्रोसेस को इनमें से किससे मैच करेंगे? आइसोबारिक सर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, क्यू से। और आइसोथर्मल कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल। चेंज इन टेम्परेचर जीरो, बहुत बढ़िया। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों? आइसो एंट्रोपिक, नो हीट एक्सचेंज, यस नो सर। हीट एक्सचेंज। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस को और क्या बोल सकते हैं बच्चों? ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? सर एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो। एक और इसी तरह से देखिए, चलिए ए को किससे मैच करेंगे आप लोग? सर ए को ये से, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, डेल्टा क्यू है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेल्टा क्यू बराबर जीरो, से ही मैच करेंगे, ए से पी को मैच कर देंगे। बी को किससे मैच करेंगे? आर से मैच डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। यस सर। आर इज बी को आर मैं से, ये आज पढ़ाने वाला था, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, तुम लोग को पता है, वेरी गुड। आर से मैच कर देंगे, सही है। जिनको नहीं पता है बच्चों, फ्री एक्सपेंशन परेशान मत होइए, पढ़ेंगे आज। और बताइए बच्चों, आइसोबारिक एक्सपेंशन को किससे मैच करेंगे? डेल्टा यू इज, आइसोबारिक एक्सपेंशन को
ऐसा हो जाएगा सर, एस हो जाएगा। आइसोबारिक एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू भी होता है बच्चों, आइसोबारिक में वर्क डन होगा Yes, और sir, इंटरनल yes, sir. एनर्जी भी चेंज होगा, है ना। तो क्यू तो एस वाला हो जाएगा। एस S वाले हो से जाएगा। मैच कर देंगे, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन को किससे मैच Delta करेंगे? U Q is हो equals to जाएगा। 0. डेल्टा क्यू यू से डी को क्यू से। क्यू से मैच कर देंगे, है ना। और बच्चों आइसोकोरिक कूलिंग के लिए क्या हो जाएगा? सर आर, आइसोकोरिक कूलिंग, नहीं सर R, आर हो W जाएगा, equals आर to हो जाएगा, डब्ल्यू ऑर्डर जीरो। आइसोकोरिक है ना, तो प्रोसेस तो वर्क डन जीरो ही होगा। आइसोकोरिक कूलिंग मानते हैं ना? यस Yes, सर। sir. ठीक, चलिए एक और सवाल था। हाँ, ये बताइए बच्चों। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कल करा था, ये रहने दीजिए। ये बताइए, आइडियल गैस टेकन थ्रू अ साइकिल एबीसी इन पीवी डायग्राम, व्हाट इज द वर्क Sir, zero. साइकिल? जीरो। सर नहीं है। Ideal gas is taken through a cycle ABCA. What is the work done during the cycle? आसान सवाल है बच्चों, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान है। आप मतलब ज्यादा समय वैसे जरूरत नहीं है, देखिए फिर भी। सेकंड ऑप्शन पीवी। सेकंड ऑप्शन, सर बी ऑप्शन। B option, sir. ठीक है ठीक है। वैसे करेंगे कैसे बच्चों इसको सॉल्व, अगर कोई बताना चाहे? एरिया अंडर Area under the curve. एरिया अंडर द कर्व, तो मतलब एरिया एनक्लोज्ड, मतलब यही कहना चाह रहे हैं ना Yes, sir. Yes, एरिया sir. एनक्लोज्ड, ठीक है। अच्छा। तो बी ये ऑप्शन हो जाएगा, बी। हाँ, ये P हो जाएगा, और ये जो बेस है ये V से 3V है, तो बेस 2V हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द कर्व हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बच्चों आंसर PV आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव PV आना चाहिए बच्चों या नेगेटिव PV आना चाहिए, मतलब क्या लगता है आपको? इन्होंने नेगेटिव होना चाहिए सर, साइकिल Cyclic क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। बच्चों ये थोड़ा सा बताइए, मुझे याद नहीं है, ये हम लोगों ने सवाल किया हुआ है क्या पहले? नहीं किया है तो कर लेंगे। नहीं किया है। चलिए चलिए करते हैं। आप लोग बच्चों जो भी ऑप्शन आए आपका बता दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो ऑप्शन आए आपका बता दीजिएगा। Sir, B option. ओके, सर बी ऑप्शन। ऐसा सेकंड बी ऐसा ऑप्शन, भी बी ये ऑप्शन। आ रहा है, सबका आ रहा है यस भैया? सर बी ऑप्शन। Yes, sir, yes. Sir. चलिए चलिए देखते हैं। पहले बच्चों देखिए, एक को एक से मैच किया, दो, यानी एक का आंसर या तो एक होगा या तो दो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल No एनर्जी। change in internal तो energy. ए को दो से मैच करना चाहिए बच्चों, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ए को दो से मैच करना चाहिए। बी को दोनों में 1 से किया है, एक को सी में 3 है, एक को सी में 4 है। सी आइसोकोरिक प्रोसेस 3 और 4, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस। तो बच्चों सी को 4 से मैच कर देना चाहिए, ठीक है। तो सी को 4 से मैच कर देना चाहिए बच्चों, इन्होंने सी को 3 से कर रखा है, ये भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको किसी ऑप्शन में लग रहा हो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है बच्चों, तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई भी आपको लग रहा हो कि सर इसमें ये कैसे है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर इसका सेकंड ऑप्शन होगा, A2 B1 C4 D3, ठीक है। आप वापस से इसको चाहें तो आप हर एक ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, और कुछ आपको लगे तो पूछ लीजिएगा। ये करिए बच्चों अगला सवाल। कोई डेटा नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है तो भी मुझसे पूछ लीजिएगा। ये 2 × 10 के पावर 2 है, ये भी 10 के पावर 2 है। नीचे मीटर क्यूब में वॉल्यूम लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए। ओके, बाकी लोग बच्चों? E option. ई ऑप्शन। और लोग बताइए बच्चों, सवाल के आंसर सबके आने चाहिए। देखिए बहुत आसान आसान से सवाल है, ये प्रैक्टिस ही है एक तरह से, इसमें कोई नई चीज नहीं है, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। और किसी को कुछ तकलीफ है, चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है भाई पूछना, मैं बिल्कुल बताऊंगा आप जितनी बार पूछेंगे। आइसोबारिक कंप्रेशन में वर्क, ऑप्शन नहीं आ रहा है। पांचवा वाला, फिफ्थ ऑप्शन आ रहा है। यस सर, 424। ओके,
वैसे बच्चों करेंगे हमारा कैसे तो इसको सॉल्व? जैसे हमारा आइसोबारिक 150 आ रहा है कितना रहा है? सर, हमारा 150 आ रहा है 150 150 ओके जूल। ओके मेरा भी 150 यार 150 आ रहा है ओके। तो कैसे वैसे सोचा क्या है बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करने के लिए इसको? सर एरिया निकालेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रेपेज, एरिया निकालेंगे कर्व का सर, जो एडी वाला है उसका निकाल देंगे सर, कंप्रेशन हो रहा है तो। अच्छा मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये एरिया आंसर होगा क्या बताइए? यस सर। यस सर ओके बच्चों ये आंसर नहीं सर होगा। गलत है हाँ ये नहीं होगा। अब बताइए कौन सा सर। आंसर? एडी एडी के अंदर वाले सारे एरिया आएंगे। हाँ एरिया एडी के जो अंदर आएंगे, मतलब बच्चों ये जो पूरा एरिया ये वाला पूरा आंसर होगा। अब आप समझ पाए क्यों? अगर बताना चाहे क्यों ऐसा, क्यों कि एडी के आइसोबैरिक आइसोबारिक कंप्रेशन बोला है। आइसोबारिक है ना सर। कंप्रेशन बोला है। तो देखिए आइसोबारिक दो हैं, एक बीसी और एक एडी है, लेकिन कंप्रेशन केवल एडी में हो रहा है, तो एडी प्रोसेस में वर्क डन बताएंगे। तो ये पूरा एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होगा। तो जो वर्क डन लिखेंगे बच्चों आप लिख दीजिए, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है 2 × 10⁻² प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, कहां से कहां जा रहे हैं, 3 से 1 जा रहे हैं, 2 हो जाए मीटर क्यूब चेंज होगा बच्चों, 400 जूल आंसर आ जाएगा। कुछ लोग फिफ्थ ऑप्शन बता रहे थे, एकदम सही है फिफ्थ ऑप्शन। यस सर। ठीक। अच्छा बच्चों अगर हम लोग पूरा इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा फिर? अगर पूरा मान लीजिए एबीसी 150 है सर, 150 आ रहा है। बट वो क्या 150 बताएगा? आएगा। तो सर 150 आ रहा है सर, वो So, साइक्लिक order in प्रोसेस cyclic सर, साइक्लिक वर्क प्रोसेस डन बताएगा वर्क डन बताएगा पूरे पूरा प्रोसेस वर्क में डन ना, बता ए देगा सर, बी yes, सी स्टेशन का डी नहीं, सबका बता देगा। पूरे का वर्क डन बता देगा। खैर तो इसका आंसर 400 जूल होगा, केवल वही वर्क डन निकालेंगे। ऑप्शन सी, the back ऑप्शन सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल हाइपरबोलिक कर्व होगा बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ये लिख लीजिए जो भी जिसको लिखना है। Which equation is valid for adiabatic process? फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन हाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है बच्चों, टीवी रेस्ट टू पावर गामा -1 वैलिड है ना। तो देखिए मैंने आपको पीवी रेस्ट टू पावर गामा हो गया, और वीटी में रिलेशन लिखेंगे तो टीवी रेस्ट टू गामा -1 ये भी है। एक प्रेशर और टेम्परेचर में भी बताया था, अगर आप में से कोई बच्चों मेरी मदद करें। P1 माइनस गामा टी गामा। पी की पावर 1 - गामा इंटू टी गामा, टी गामा। ये पीटी का रिलेशन आया था क्या? यस सर। यस सर ठीक है तो इसमें टीवी रेस्ट पावर गामा -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन। चलिए और कुछ सवाल करेंगे बच्चों जो पूछे गए थे कुछ। ये एक सवाल पढ़िए बच्चों, जरा सोच समझ के आंसर करिएगा, जल्दबाजी में कुछ भी मत बोलिएगा, पढ़िए आराम से, और जो भी फिर आपको लगे बताइएगा। So option A. ऑप्शन ए होगा ऑप्शन ही होगा ए सर, ऑप्शन सर। ऑप्शन ही होगा। ऑप्शन ए Yes, sir. कंप्रेशन में सर वर्क डन सर इक्वल होता है जीरो के, आप उससे मतलब बड़ा होता है। ओके तो एडियाबेटिक। अरे ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ही होगा सर। हाँ ए ऑप्शन आंसर सही है बच्चों, ए इज द राइट आंसर। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। देखिए अभी वैसे हम लोगों ने कल की क्लास में ही पढ़ा था प्रेशर वॉल्यूम, तो जैसे एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के कर्व्स ड्रॉ करेंगे तो जो एडियाबेटिक का कर्व होगा वो ज्यादा स्टीपर होगा। जैसे बच्चों इसमें मैं पूछूं 1 और 2 में से कौन सा एडियाबेटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है? वन वाला वन वाला आइसोथर्मल एडियाबेटिक है, टू आइसोथर्मल है। 2 आइसोथर्मल है। अब मान लीजिए ये आपने कंप्रेशन किया है, तो कंप्रेशन मान लीजिए इनिशियल स्टेट ये थी और कंप्रेस करके आप यहाँ पहुंच रहे, तो एरिया अंडर द कर्व एडियाबेटिक का ज्यादा होगा, एरिया अंडर द कर्व आइसोथर्मल वाला कम होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल है, इसका एरिया केवल इतना होगा और एडियाबेटिक का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है तो वर्क डन कंप्रेशन में एडियाबेटिक वाले केस में ज्यादा होगा।
तो कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, बाकी सब आप पढ़ लीजिए बच्चों, बाकी गड़बड़ है। इसमें तो बोला है सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, तो गलत हो जाएगा। रिक्वायर्स मोर वर्क डिपेंड ऑन द एटॉमिसिटी, ये भी गलत है। एटॉमिसिटी बच्चों वहां पे मैटर कर जाती है, जैसे तीनों गैसेस को आपने एडियाबेटिकली कंप्रेस किया, एक मोनोएटॉमिक, एक डायटॉमिक, एक ट्राइएटॉमिक है, फिर वहां मैटर करता है। खैर यहाँ पे तो नहीं होगा। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मल विल रिक्वायर मोर वर्क, ये भी गलत हो जाएगा, एडियाबेटिक में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और करते हैं बच्चों इसी पे एक सवाल। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को। एडियाबेटिक प्रोसेस, रुक जाइए, अभी एफिशिएंसी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, एक और सवाल कराना है आपको, फिर हम लोग हीट इंजन और ये सब डिस्कशन करेंगे। चलिए, दिख नहीं रहा है, दिखेगा तो आपको वो सवाल भी कराऊंगा मैं आपको। बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। हाँ, दिख गया दिख गया। चलिए ये करते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे आगे। तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ गिवन है आपको इसके लिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करना है। सॉरी, बीटी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है, मैं बस वेट कर रहा हूं आप लोग का। पीवी डायग्राम बच्चों अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो जैसे एक एक करके सारे करते बच्चों। देखिए जो आसान रहेगा सबसे प्लॉट करना पीवी में, वो ये वाला पोर्शन रहेगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे बीसी से शुरुआत करनी है, तो बेटा बीसी का कर्व कैसा होगा पीवी में, जैसे इसको स्ट्रेट लाइन, सर स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है बच्चों। देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा बीसी, चलिए बिल्कुल सही है। मैं इस पॉइंट को बी नाम दे देता हूं और इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर बच्चों सी से डी कैसा कर्व रहेगा, सी से डी पीवी। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू ओरिजिन। ओके, स्ट्रेट लाइन होगा, सी से सर ओरिजिन की तरफ आएगा। बच्चों और कोई कुछ बताएगा? इन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन होगा सीडी, और कोई कुछ बताएगा बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वेरी गुड, कारण? सर आइसोथर्मल वो 1/p ग्राफ बनेगा ना इसका। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा सर, क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सी से डी। फिर क्या होगा बच्चों उसके बाद, सी से डी के बाद? स्ट्रेट लाइन। सर फिर स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल, तो ये आप पहुंच जाएंगे ए में, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। एंड देन अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह से बोलिए, ठीक है। यस सर। चलिए अब आ जाइए वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ में। तो सबसे पहले देखिए बच्चों वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ में मैं ना शुरुआत करना चाहता हूं इस वाले पोर्शन से, सीडी से। तो कैसे सीडी का कर्व कैसा प्लॉट करें हम लोग सीडी के लिए? सर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, बिल्कुल। तो ये टेम्परेचर हो जाएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। और बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर, अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि सी पे प्रेशर ज्यादा है और डी पे, सी पे प्रेशर ज्यादा है और डी पे प्रेशर कम है, तो मुझे कैसे लिखना चाहिए इस पे? किस पॉइंट को सी लिखूं, किस पॉइंट को डी लिखूं?
सर टेम्परेचर सर कांस्टेंट ऊपर वाले नीचे को वाला उल्टा पॉइंट कर सी देंगे होगा सर और ऊपर वाला पॉइंट सर डी सी ऊपर वाला डी होगा सी वाला नीचे आएगा सर, सी वाला नीचे। सी सर वाला सी नीचे। वाला नीचे जाएंगे आएगा सर, डी नीचे वाला वाला ऊपर। सी और ऊपर वाला डी। यस अच्छा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप लोग, मतलब क्या कारण सर है? क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा कंप्रेशन बढ़ता प्रेशर है तो वॉल्यूम वॉल्यूम घटता कम है सर। होगी। ठीक है, सर देखिए प्रेशर बच्चों इनवर्स। हाँ सीडी प्रोसेस में हो क्या रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर घट रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी सी से डी बच्चों कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हो रहा होगा सीडी प्रोसेस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों अब डी से मान लीजिए मैं ए की तरफ आना चाहता हूं, तो डी से ए आ रहे हैं, अब बताइए कैसा होगा डी से ए। डी से ए कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे आप? डी से तो वॉल्यूम घटेगा। डी से ए आने पे वॉल्यूम घटेगा। यस सर, Yes, क्योंकि sir. V Yes, इज sir, volume डायरेक्टली घटेगा। प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ठीक यस है, सर। बिल्कुल सेंस बना रही है आपकी बात। तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। स्ट्रेट लाइन ही होगा। ओके, कैसे बेटा स्ट्रेट लाइन कैसे बोलेंगे, इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आपकी डी से ए स्ट्रेट लाइन होगा, वीटी कर्व। So pressure constant and then volume directly proportional to temperature. बिल्कुल, पीवी बराबर है नाटी। तो बच्चों देखिए डी से ए के बीच में देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, तो y बराबर mx टाइप का कर्व आएगा। ठीक है, और Yes, चूंकि जब sir. आप डी से ए जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम को भी घटना चाहिए, तो डी से ए जब आएंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ठीक है, और मतलब ये आपका ओरिजिन से पास होगा कर्व। थोड़ा सा और मैं स्टीप इसको शो कर देता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, और मतलब एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको ओरिजिन से पास होता हुआ दिखेगा कुछ इस तरह से। चलिए बहुत बढ़िया, ये हम लोग आ गए कहां से कहां तक? डी से ए आ गए, डी से ए आ गए। चलिए अगला बच्चों बताइए फिर, डी से ए आ गए, ए से बी जाएंगे तो फिर कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू Y स्ट्रेट एक्सिस। लाइन टू वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। हम लोग कहां से जा रहे हैं? ये डी से ए आ गए, अब ए से बी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर स्ट्रेट कांस्टेंट लाइन है। होगी हाँ बोलिए। नीचे की तरफ सर, नीचे की आएगी सर, स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस और हाँ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएंगे। यस नीचे की सर। तरफ आएगी, बिल्कुल ठीक है, नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, और ये ए से हम लोग पहुंच गए बी, ये हो गया बी। अच्छा बच्चों ये फिर अगला बताइए, बी से सी में क्या होगा? बी से सी में सर स्ट्रेट लाइन होगी, B से ज्वाइन करेगी C को। B से C की तरफ। बी से सी की तरफ ज्वाइन अरे, करेगी, बिल्कुल, ओरिजिन से पास करेंगे। और ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, किसी भी सेक्शन में बच्चों कुछ आपको लग रहा हो कि सर ये कैसे हो गया तो पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बी से सी में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसा ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, वैसा ही होगा। तो ये वीटी कर्व और पीवी कर्व कुछ इस तरह से दिखेंगे, नोट कर लीजिए। किसी को बच्चों कुछ भी लग रहा हो और आपका अगर कुछ दूसरा मानना है कि सर नहीं ऐसा होगा, बिल्कुल आप डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक करते हैं। जिन्होंने ड्रॉ कर लिया बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जो लोगों ने लिख लिया है हेडिंग डाल दीजिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बच्चों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कुछ बताएंगे क्या आप लोग? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, किसी को अगर आइडिया हो? व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सारी जितनी भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होगा। ओके ठीक है, प्रोसेस इक्वेशन। सर पीवी पावर एक्स होता है सर, पीवी पावर एक्स हाँ, पीवी के पावर कांस्टेंट, पी एक्स कांस्टेंट। पीवी के पावर एक्स कांस्टेंट, वेरी गुड। यस सर। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम लोगों ने सारे प्रोसेसेस के लिए पढ़ा है वैसे ही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि DQ 0, वर्क डन 0, इंटरनल एनर्जी 0, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज भी मिलेगा, हीट के लिए चेंज कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा, वर्क डन का फॉर्मूला बताऊंगा, और कुछ सवाल कर लेंगे पीवी एक्स बराबर कांस्टेंट पे। सर हाँ हाँ सर इसका जो सर इसका हाँ हाँ
जी कहते हैं सर। सर टीवी का ग्राफ, सर टीवी का ग्राफ, सर एडियाबैटिक के लिए सर टीवी का ग्राफ और पीटी का ग्राफ और बताएंगे सर। एडियाबेटिक के एडियाबैटिक के लिए लिए। किसका यस किसका सर, यस पूछ सर। रहे हैं, टीवी और सर पीटी? पीटी। यस सर, यस सर। ओके, तो टीवी के लिए हो जाएगा टीवी के पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, तुम्हारा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ही दिखेगा, है ना, क्योंकि ये 1 से बड़ा होगा तो v के पावर कुछ 1 2, है ना, मतलब 2 से ये कम होगा, 1 से बड़ा होगा तो कुछ 1.5 पावर होगा, कुछ 3.5 पावर होगा, मतलब कुल मिला के v बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये ऐसा ही दिखेगा यार, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ही दिखेगा टीवी भी। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और पीटी सर, पीटी। किसका आप पूछ रहे थे? पीटी का पूछ रहे हैं? पीटी। यस सर, यस सर, पीटी को बता दीजिए। पीटी का, ठीक है, तो पीटी का जरा प्रोसेस इक्वेशन बताइए तो मुझे एक बार। पी के पावर गामा और टी के पी पावर पावर 1 सर, पी पावर 1 माइनस गामा, टी हाँ। पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, तो दोनों साइड 1 माइनस गामा, तो जगह टी के पावर गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो गामा हमेशा 1 से 2 के बीच में होगा, 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, अगर 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये कुछ नीचे आ जाएगा, है ना। तो कोई एक एग्जांपल ही लेते हैं, पी टी गामा लेते हैं 5/3, तो पी टी हो जाएगा 5/3, 3 - 5 2/3, ये भी पी टी के पावर 5/2, 1 - 5/3 माइनस, तो पी टी के पावर 5/2 बराबर कांस्टेंट, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यार ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पैराबोलिक टाइप का आएगा, मतलब एग्जैक्ट पैराबोला नहीं आएगा, मतलब सर, कि पैराबोलिक। एग्जैक्ट मतलब उस फॉर्म का आएगा, मतलब प्रेशर, और अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर कुछ स्क्वायर या उसके पावर में फॉर्म में आएगा, तो वाई एक्स स्क्वायर, तो कुछ इस तरह का दिखेगा यार, है ना, मेरे हिसाब से पैराबोलिक फॉर्म में दिखेगा, एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का सिंप्लीफाई करके 1 माइनस, तो 1 - 5/3 -2/3, तो -5/2 2.5, कुछ इस टाइप का कर्व दिखेगा ना, डायरेक्टली हमने पढ़ा प्रोपोर्शनल। सर पैराबोलिक दे रखा था वहाँ, लेकिन उसको जो है सर नीचे सर वो ओपनिंग डाउनवर्ड, लेकिन सर नीचे तक खुला हुआ था सर वो। अच्छा, नीचे ओपनिंग है यस सर, यस सर। वो, अच्छा उसका ग्राफ देख लीजिएगा, टीपी का ग्राफ है या पीटी का ग्राफ है, मतलब वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या टीपी का है? सर, टीपी का ग्राफ है सर, वो टीपी का ग्राफ है, वाई एक्सिस पर टी था। वाई एक्सिस पे टी था, तो हाँ फिर वाई एक्सिस पे टी जी। रखेंगे तो भी, रुक जाइए एक सेकंड मैं बताता हूँ, वाई एक्सिस पे टी रखेंगे तो भी मैं बताता हूँ क्या है। वाई एक्सिस पे टी रखेंगे तो ये हो जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के पावर कुछ ऐसा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का आएगा, तो y स्क्वायर 4ax, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, t और p का ओपनिंग डाउनवर्ड नहीं आएगा, कुछ इस टाइप का कर्व आएगा, ऐसे ही। हाँ ऐसा आएगा। चलिए यस सर। पूछ लिया बच्चों, तो ये भी हम लोग नोट ही कर लेते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, कहीं सवाल आ गया तो कर सकते हैं। मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। चलिए, होपफुली ये नोट कर लिया होगा आप सबने। एक बच्चों इन्होंने जो सवाल पूछा था वो आप लोग भी लिख लीजिए, कहीं आ गया तो आप लोग मार्क कर सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हम लोग प्रेशर, तो हम लोग पीवी का ग्राफ देखते हैं, प्रेशर टेम्परेचर का और टेम्परेचर वॉल्यूम का। ठीक है, तो बच्चों देखिए टेम्परेचर वॉल्यूम जो टीवी रेज़ टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो गामा -1 चूंकि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है, तो ये कुछ आपको एक्स वाई स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप का कांस्टेंट मिलेगा आपको, है ना, यानी एक चीज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, तो ये आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ही दिख जाएगा। एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए रहता है, लेकिन अगर इस टाइप का दिखेगा तो नेचर ऑफ द कर्व कुछ वैसा ही रहेगा। और
प्रेशर टेम्परेचर के लिए किया जाएगा तो प्रेशर के पावर 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर के गामा पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर प्रेशर टेम्परेचर है यानी ये बन जाएगा गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और मैंने प्रेशर को y एक्सिस पे लिया है, टेम्परेचर को x एक्सिस में, तो इसका जो कर्व बनेगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या x के कुछ ऐसे पावर पे बनेगा, तो कुछ इस टाइप सा बनेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, अगर आ गया तो कुछ आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हुआ था सर। ओके ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। सर बैक स्लाइड कर दो। बिल्कुल बिल्कुल लिखिए। सर एक्सक्यूज मी सर। सर ये टीवी ग्राफ समझा दीजिए एक बार और। देखिए, टीवी का जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से होगा जैसे कि गामा की वैल्यू कुछ भी लेंगे, जैसे मोनोटॉमिकली मान लीजिए 5/3 ले लिए या 7/5 ले लिए, तो गामा की वैल्यू चूंकि 1 से बड़ी होगी, है ना, तो v के पावर में कुछ 0.4 0.3 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, v के पावर में। तो जैसे आप वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को घटना पड़ेगा, है ना, इनवर्स रिलेशन टाइप का होगा, एक वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा, है ना, कि एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, इसलिए दोनों प्रोडक्ट में है, इस वजह से कुछ इस तरह से आएगा। एग्जैक्टली वाई स्क्वायर नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल, वाई स्क्वायर नहीं होगा, मतलब एक्स वाई इंटू एक्स के पावर कुछ वैल्यू होगी 0.2 0.3 कुछ इस टाइप से इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आप एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई को घटना पड़ेगा। बच्चों जब लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। डन सर। ठीक, डन सर। ठीक। चलिए बच्चों, देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा आपको स्टैंडर्ड सा कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए कि कोई DQ 0 हो या वर्क डन 0 हो या चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो प्रोसेस इक्वेशन है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो प्रोसेस इक्वेशन है वो है PV के पावर x बराबर कांस्टेंट। x कहलाएगा बच्चों हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, जैसे पीवी रेज टू पावर गामा में गामा होता था एडियाबैटिक इंडेक्स, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स x। ठीक है, x कहलाएगा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है, जनरल है बच्चों, पीवी x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x कहलाएगा आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। और जैसे बच्चों हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वैसे ही वर्क डन का फॉर्मूला पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होगा, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। जैसे हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे x की वैल्यू आपको वहां पे गामा रख दे रहे थे। डेरिवेशन भी एग्जैक्टली सेम है, तो कुछ भी नहीं करना। अगर आप कोई डेराइव करना चाहें तो गामा की जगह बस x रखना है और कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, पूरा डेरिवेशन एज इट इज हो जाएगा। वर्क डन निकालेंगे तो nr डेल्टा t डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। बिल्कुल, सो एक्स की वैल्यू गिवन होगी, x की वैल्यू आपको प्रोसेस में गिवन होगी। मैं कुछ आपको एग्जांपल लूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। तो वर्क डन में बिल्कुल सेम एडियाबैटिक प्रोसेस का ही फॉर्मूला फॉलो करेंगे, PV रेज टू x कांस्टेंट रहेगा,
लेकिन x जैसे एडियाबैटिक इंडेक्स उसमें फिक्स था कि गैस का नेचर देख के आप एडियाबैटिक इंडेक्स बता पाते थे, क्योंकि एडियाबैटिक इंडेक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता था। x के लिए ऐसा कुछ नहीं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए x की वैल्यू आपको देखते ही बता जाएंगे कि डायटोमिक है तो उसके x के, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सवाल में प्रोसेस दिया रहेगा, ठीक है, कि एक गैस है जो इस प्रोसेस को फॉलो करती है, तो फिर वहां से फिर आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर फॉर्मूले में रख के आंसर निकालना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं तो आपको और क्लैरिटी होगी। आप नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पूछते हैं। डन सर। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों जो लिख रहे हैं, मैं एक सवाल कराता हूं आपको इसी पे। ठीक है बच्चों, ये देखिए सवाल जरा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे बेस्ड है, पढ़िए सवाल। सर स्लाइड बैक। ओके, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा लिख लीजिए, जिसका रह गया जल्दी से लिख लीजिए, फिर सवाल करते हैं। डन सर। ठीक है, हो गया सर। चलिए बच्चों, बदल रहा हूं स्लाइड, अगर किसी का रह गया है तो फिर वापस से मैं लगा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन एक सवाल डन करते हैं सर। थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, एक गैस है जो Vp स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो करती है। इसका इनिशियल टेम्परेचर T था, वॉल्यूम V था। बाद में टेम्परेचर कब होगा? जब वॉल्यूम एक्सपेंड करके 2V हो गया। सर पहला ऑप्शन। बाकी बच्चों का आया क्या फर्स्ट? फर्स्ट ऑप्शन। सर ये कर रहा है बस। कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों, मतलब क्या सोचा आप लोगों ने, कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए? बी आ रहा है सर। पी को हमने लिख दिया एनआरटी अपॉन वी। पी को लिख दिया nRT अपॉन वी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पी को लिख देंगे nRT अपॉन वी, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, पी वैसे स्क्वायर अपॉन वी। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे इसका लॉजिक क्या था, आपने इसको ऐसा क्यों लिखा कि सर प्रेशर दिया नहीं था, कांस्टेंट ही है यहाँ पे सर, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम इनिशियली चेंज हो रहे हैं ना। दो एब्सोल्युटली चीजें चेंज हो रही, बाकी कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, ठीक है, दो चीजें चेंज हो रही हैं तो अच्छा, इसमें देखिए बच्चों, टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम में चेंज करके टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए होगा, बिल्कुल सही है। तो आपने प्रेशर को लिख दिया nRT अपॉन वी, बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके। और फिर यहां से बच्चों एक चीज आप देखो तो, या तो जैसे v की पावर मैंने -1 लिख दिया, या आप ऐसा लिख सकते हैं T स्क्वायर अपॉन वी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बच्चों आपका रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो T स्क्वायर अपॉन वी, तो T स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर बराबर T2 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर T था, वॉल्यूम V था, एक सेकंड मैंने सर वी टू स्क्वायर नहीं है वो, हाँ खाली वी है। हाँ खाली V है, एब्सोल्युटली। तो ये V1 है और ये फिर V2, तो पहले T स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम V था, बाद में वॉल्यूम एक्सपेंड करके 2V हो गया, टेम्परेचर T डैश का स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, जो T डैश की वैल्यू होगी वो T√2 हो जाएगा। तो T√2 बच्चों पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। बाकी किसी और ने कुछ और सोचा है तो मेरे साथ बिल्कुल डिस्कशन करिए कि सर ऐसा कर रहे हैं हम लोग। बाकी सॉल्व ऐसे होगा बच्चों, T स्क्वायर अपॉन V बराबर कांस्टेंट होगा।
अच्छा बच्चों, इस प्रोसेस के लिए मैं आपसे पूछ देता कि पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बता दीजिए इसका, तो कितना आंसर करते हैं आप? व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स फॉर दिस? सर 1/2 सर 1/2 आया So था 1/2. 1/2 1/2 पीवी रेज टू पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। तो बच्चों देखिए ये होता है ना, तो p के पावर में आपको 1 रखना पड़ेगा, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा, p के पावर 1 v के पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो Right. पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इस प्रोसेस का हो जाता 1/2, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब इसी में बच्चों अगर आपसे कुछ पूछ ले कि वर्क डन या कुछ भी ऐसा पूछता है, तो पहले आपको पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स निकालना है, और पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स निकालते समय ध्यान रखिए कि आप पीवी के ही फॉर्म में लिखिए, पीवी के पावर एक्स, तब एक्स को पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोला गया है, ठीक है। तो केवल पी और वी के फॉर्म में ही, और प्रेशर के पावर 1, फिर जो वॉल्यूम के पावर में आएगी वैल्यू, वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहलाएगी। एक और सवाल करते हैं बच्चों इसी पे। लगा दो बच्चों अगला सवाल, रेडी हैं आप सभी? Yes, sir. ठीक है, पढ़िए सवाल। अच्छा, इसमें एडियाबैटिक बोल दिया है, पॉलीट्रॉपिक का सवाल नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस आपसे एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस एट प्रेशर P पूछ लिया है। तो बच्चों ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस याद होना चाहिए। सोचिए और जो भी आंसर है बताइए। सी ऑप्शन लग रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। यस सर। और बच्चों किसी का आया है? बल्क मॉडुलस के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस एट प्रेशर P। चलिए, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, बच्चों कोई मेरी मदद करेगा बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन याद कराने में? बल्क मॉडुलस सर गामा इंटू पी होता है। अच्छा, बेसिक वाला किसी को बच्चों याद है? बेसिक बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन किया था? बल्क मॉडुलस ऑफ Yes. हाँ बताइए। सर प्रेशर इज इक्वल P upon delta V upon V। डेल्टा V अपॉन Beta delta V by V. हाँ बिल्कुल। तो बच्चों प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था, ठीक है। अब Yes, sir. यहाँ पे थोड़ा सा हम V को ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए बल्क मॉडुलस बराबर हो जाएगा V माइनस dP बाई dV, ठीक है। अच्छा, माइनस dP बाई dV, और आप सब जानते हैं बच्चों dP बाई dV प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व होता है उसका स्लोप है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको स्लोप बताया था, अगर नहीं याद है तो फिर PV रेज टू पावर गामा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्लोप लिखा है प्रेशर वॉल्यूम, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होता है वो होता है गामा P बाई V विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो Yes, dP sir. बाई dV की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बच्चों, है ना। तो देखिए बल्क मॉडुलस क्या बन जाएगा, बल्क मॉडुलस बराबर V और माइनस साइन ये वाला, और dP बाई dV की वैल्यू मैं ये रख रहा हूं माइनस ऑफ गामा P बाई V, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, गामा P ये बल्क मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस गामा P हो गया। बच्चों अब गामा कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए बच्चों गामा निकालने के लिए? बल्क मॉडुलस तो गामा P होगा, कोई बताना सर चाहेगा इसको बच्चों? जो है, हाँ हाँ सर इसको पीवी में बदलेंगे पहले, फिर हाँ, वी हाँ, वी की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, बिल्कुल एक्स की वैल्यू। ठीक। तो जैसे बच्चों इसको t को इधर ले आएंगे तो pt रेज टू -3 कांस्टेंट हो जाएगा, और pv रेज टू पावर गामा कांस्टेंट, तो टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा pv अपॉन nr के पावर -3
बराबर कांस्टेंट। तो P को बच्चों लिख लेंगे तो P के पावर बन जाएगा -3 और 1 तो -2 बन जाएगा और V के पावर बन जाएगा -3 बराबर कांस्टेंट। तो बच्चों यहां से देखिए V के पावर बन जाएगा 3/2 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब गामा की वैल्यू बच्चों आपको दिख रहा है 3/2 हो जाएगा, तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा, गामा की वैल्यू हो गई 3/2 और प्रेशर है P, तो 3/2 P हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों ये Yes, sir. थोड़ा सा नोट कर लीजिए सवाल, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। जिन लोगों ने सवाल नोट कर लिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट डाल लीजिएगा, अगली हेडिंग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। जैसे Cp हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आती है वो देखेंगे हम लोग। लिख लीजिएगा बच्चों, बताइएगा फिर करेंगे आगे, लिखेंगे। लिख लिया। ठीक बच्चों, बदल दूं मैं स्लाइड? नो सर। बदल दो सर। किसी को याद है बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? किसी को पता है क्या रिजल्ट या फॉर्मूला? कुछ कोई जानता हो बताना चाहे? Yes, sir. Sir, CV plus हाँ R हाँ upon 1 minus X. ठीक, Sir, molar. Yes, sir. हाँ ठीक है, The बढ़िया, molar गुड, specific heat capacity. बिल्कुल। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, है ना। कई बार आपसे सवाल में डायरेक्ट मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी पूछ देगा प्रोसेस की, ठीक है, डन और वो सर। प्रोसेस कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को इस पे चर्चा करता हूँ, देखिए जरा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो C की वैल्यू निकालना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसमें डिराइव कर देता हूं इसको। देखिए किसी भी प्रोसेस के लिए जो फंडामेंटल लॉ है वो तो वैलिड रहेगा, dq बराबर du प्लस dw। कोई भी थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसको तो कुछ कोई भी प्रोसेस हो फॉलो करेगा। dq, देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए निकाल रहे हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो यहां से देखिए डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी एनसी डेल्टा टी। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू हो जाएगा एनसी डेल्टा टी, तो एनसी डेल्टा टी। डी बच्चों किसी भी प्रोसेस के निकालेंगे तो एनसीवी डेल्टा टी ही होता है। और वर्क डन निकालेंगे बच्चों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है फॉर्मूला भी, एनआर डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो यहां से जो कॉमन चीजें वो हटा दीजिए, एन डेल्टा टी कॉमन है, हटा दीजिए, ये बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी सी बराबर सीवी प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अच्छा गामा के टर्म्स में बच्चों अगर आप लिखना चाहें तो देखिए जरा, सीवी आप सबको पता है बच्चों की सीवी होता है एफ आर बाई टू, ठीक है, सीवी की वैल्यू होती है एफ आर बाई टू, है ना। और गामा को अगर आप लिखना चाहें तो गामा होता है 1 प्लस 2 अपॉन एफ, ठीक है। तो एफ प्लस 2, या आप हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं सब्स्टिट्यूट कर पाऊं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, गामा माइनस 1 बराबर 2 अपॉन एफ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लिखेंगे तो r बाई 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो r डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर गामा और x की वैल्यू दी हुई है तो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा, CV की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं, तो r डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 प्लस r डिवाइड बाय 1 माइनस x। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, r डिवाइड बाय गामा माइनस 1 प्लस r डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो CV प्लस r डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स,
या r डिवाइड बाय गामा माइनस 1 प्लस r डिवाइड बाय 1 माइनस x। सर बताइए। सर ये चैप्टर कब तक फिनिश हो जाएगा? अभी तो चल, मतलब आज की क्लास लगेगी, कल की भी पूरी क्लास लगेगी, उसके बाद हो जाएगा। ओके सर। आप लोग का इस संडे टेस्ट है AITS, 1 तारीख को है ना आपका AITS? यस सर। हाँ, तब तक तो आराम से हो जाएगा। बच्चों मैंने शीट शेयर करवा दी है आप लोगों के ग्रुप में, होपफुली आप लोगों को मिल गई होगी, देख लिया होगा आप सबने। तो उसमें सारे थर्मल फिजिक्स के सवाल हैं, ठीक है? नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सारे थर्मल फिजिक्स के सवाल हैं, तो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा टॉपिक वाइज। चलिए बच्चों, नोट कर लिया क्या सबने? सर अभी कर रहा हूँ सर। लिखिए लिखिए। डन सर। ओके। डन सर। ठीक, मुझे एक सवाल दिख रहा हूँ, इसी पे बेस्ड है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे। थोड़ा सा देखिए आप लोग और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सवाल ये है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 2 मोल गैस प्रेजेंट है, ठीक है? 2 मोल गैस प्रेजेंट है और ये गैस डाई एटॉमिक है, ठीक है? और प्रोसेस को सोचा बच्चों, ये एक्चुअली मैंने ड्रॉ कर दिया, पर ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और कुछ प्रोसेस होता है इसमें, और जो प्रोसेस फ्लो फॉलो करता है वो पीवी के पावर 1/5 बराबर कांस्टेंट, इस प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है? तो इस गैस में जो प्रोसेस हो रहा है वो पीवी के पावर 1/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है। आपको कुछ सवाल बताने। पहला, अमाउंट ऑफ हीट गिवन कितनी होगी टू रेज टेम्परेचर बाय 100 डिग्री सेल्सियस। आर के टर्म्स में ही बच्चों आप आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हीट कितना देना पड़ेगा इस गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए वर्क डन कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा, टू रेज टेम्परेचर बाय 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों आंसर बच्चों आपको आर के टर्म्स में करने हैं। एक गैस है 2 मोल डायटोमिक गैस है, वो प्रोसेस फॉलो कर रही है, पीवी के पावर 1/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कितनी हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और कितना वर्क करना पड़ेगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। बच्चों इसके लिए हिंट यही है कि सबसे पहले आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल दीजिए इस प्रोसेस के लिए, ठीक है? हिंट ये है कि आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल दीजिए इस प्रोसेस के लिए, फिर वहां से आप हीट निकाल सकते हैं, और वर्क डन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं।
सर 500 आर आ रहा है पहले का। ओके, डेल्टा क्यू 500 आर आ रहा है। और दूसरे वाले का? पहले वाले का तो 375 आर आ रहा है। 375 डेल्टा क्यू। यस सर। सर डेल्टा क्यू आर, डेल्टा क्यू तो हमारा डेल्टा क्यू 375 आर आ रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट वाले का 500 आर एंड सेकंड का 250 आर। सर डब्ल्यू 250 आर आ रहा है। ओके, बच्चों आप लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो निकाला ही होगा पहले वाले को सॉल्व करने के लिए। यस सर। ठीक है, चलिए मैं भी निकाल दो बच्चों और मैच करते हैं फिर आंसर। तो C बराबर CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस X। तो डायटोमिक गैस के लिए बच्चों CV आप लोगों ने कितना सब्स्टिट्यूट कर दिया? डायटोमिक के लिए CV 5r/2। 5r/2। 5r/2 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस X। यहाँ पे X का वैल्यू कितना ले लेंगे बच्चों? X की वैल्यू 1/5। 1/5। ठीक है, तो बन जाएगा 5r/2 प्लस R 1 माइनस 1/5, तो ये बन जाएगा 4/5, तो 5/4। ठीक है, तो दो बच्चों ये 10 10 5 15 15r/4। बच्चों आपका कितना आया था मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी? 15r/4 आया था क्या, ये कुछ अलग आ रहा था? 15r/4 सही है यार। ठीक, अब डेल्टा क्यू की वैल्यू बच्चों NC डेल्टा T लगा देंगे। ठीक है, पॉलीटॉपिक प्रोसेस के लिए ये जो प्रोसेस इक्वेशन फॉलो कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आप लगा दीजिए NC डेल्टा T। तो नंबर ऑफ मोल 2 है, C का वैल्यू 15r/4 है और डेल्टा T आपके पास 100 है। ठीक है, तो बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 50 बच्चों। सर 375 आर आ रहा, 375 आर आ रहा है। 75। कैसे, मेरा तो यार कुछ और आ रहा है यार। 750। देख लीजिए आप लोग, और कुछ आपको लग रहा है कि मुझे फिर से सॉल्व करना चाहिए बता दीजिए। बाकी NC डेल्टा T फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब मुझे बताइए आप लोगों ने डेल्टा क्यू के लिए क्या यूज किया था? NCP डेल्टा T? सर असल में हमने 50 या 25 कर दिया था सर, थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, वही आ रहा है आपको जो आ रहा है। ठीक, और बाकी 500 बहुत बच्चों ने बताया था मुझे, 500 R वाले सर C बताइए। की वैल्यू गलत थे। अच्छा, आपने C कितना लिख लिया था? सर वो केवल NCV डेल्टा 5r/2 लिखा था। और अच्छा, आपने डेल्टा क्यू वैल्यू NCP डेल्टा T ऐसा कुछ लिख लिया था क्या? यस सर, यस सर। अब आपको समझ में आया कि NCP डेल्टा T गलत हो जाएगा, नहीं यूज कर सकते। बच्चों कुछ लोगों ने आंसर NCP डेल्टा T लगा के बताया था, आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा सर कि? एक्सप्लेन कर दो, नहीं आया समझ में। कोई नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूँ। आप में से कोई बच्चों बताना चाहेगा कि NCP डेल्टा T निकालने में क्या बुराई है? अगर हम डेल्टा क्यू बराबर NCP डेल्टा T लगा देंगे तो क्या गड़बड़ है, क्यों गलत आ जाएगा आंसर? आप में से कोई बताना चाहे बच्चों? मैं बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन आप में से कोई प्रेशर सर, हाँ। प्रेशर तो इसमें चेंज होगा ना, प्रेशर चेंज हो रहा होगा ना। बिल्कुल बच्चों, देखिए प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस होता अगर, ठीक है, प्रेशर बराबर मैं बोल देता कांस्टेंट की प्रेशर नहीं चेंज होता, तब आप डेल्टा क्यू बराबर NCP डेल्टा T लगाते। क्योंकि बच्चों ये CP आपको चिल्ला चिल्ला के यही बताता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है। तो क्या इस सवाल में प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं, PV की पावर 1/5 है, तो प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तब आप डेल्टा क्यू बराबर NCP डेल्टा T लगा सकते हैं। इसमें प्रेशर चेंज होगा जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना। टेम्परेचर आप वॉल्यूम को गायब कर दीजिए, टेम्परेचर प्रेशर में आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो प्रेशर चेंज होगा तो NCP डेल्टा T नहीं लगा सकते आप। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर बच्चों इसी सवाल में मैं आपसे पूछ देता कि बेटा बताइए डेल्टा U कितना होगा, तो बच्चों फिर आप क्या करते? इसी प्रोसेस के लिए सेम सवाल, कुछ चेंज नहीं, NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T लगाते। क्या बच्चों फिर वहां आप ये आर्गुमेंट देते कि सर NCV डेल्टा T नहीं लगा सकते क्योंकि वॉल्यूम नो सर, नो सर, No, सर वो sir. हर जगह वैलिड है सर। वो हर जगह always वैलिड है। valid है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, अच्छा आपको C का फॉर्मूला, ये जो C मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी निकालना बताया गया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, उसका यही लॉजिक है कि आप हीट एक्सचेंज तुरंत निकाल पाए प्रोसेस में। अच्छा, वर्क डन के लिए बच्चों फिर आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला निकाला था वर्क डन के लिए? NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस X। बिल्कुल, NR डेल्टा T डिवाइड बाय 1 माइनस X। तो 1 माइनस 1/5 ये हो जाएगा बच्चों 2R100, 1 माइनस 1/5 तो बचेगा 4/5, 4 और ऊपर चला जाएगा 5, कैंसिल कर देंगे इसको 25, 250R। ये बच्चों आया क्या आप लोगों को 250R? ये सही था।
यार और किसी के दिमाग में कुछ हो कि सर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी भाई मुझसे डिस्कशन करना। आप पूछिए, बेझिझक पूछिए कि ये क्यों कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए बच्चों, अगली हेडिंग डाल लीजिए जिनका ये हो जाए, फ्री एक्सपेंशन। सर इसमें मैंने पहले वर्क डन निकाल के फिर इसमें डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगा दिया था, उससे आ गया था सही एक बार में। हाँ बच्चों देखिए, इन्होंने एक बढ़िया बोला कि सर हमने क्या किया यहाँ पे कि डेल्टा क्यू निकालना था, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि एनसी डेल्टा टी से कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इन्होंने क्या किया कि डी क्यू बराबर लिखा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना, और डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल रखी है इन्होंने 250 आर, ठीक है, 250 आर निकाल रखा है डी डब्ल्यू, और डी यू और निकाल सकते थे, है ना, तब डी क्यू आ जाएगा। तो डी यू निकालने के लिए इन्होंने बोला कि सर एनसीवी डी टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर फॉर्मूले के लिए लिख सकते हैं। तो सीवी की वैल्यू 5r/2 और डेल्टा टी 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 आर आ जाएगा, तो 500 आर प्लस 250 आर 750 आर, वही आ जाएगा आपका सीधा सीधा डी क्यू की वैल्यू। तो अगर आपको सी का फॉर्मूला सी डायरेक्ट निकाल के एनसी डेल्टा टी कर दीजिए, आप उससे कंफर्टेबल नहीं है तो डी यू की वैल्यू निकाल के वैसे कर लीजिए जैसे इन्होंने किया, तो भी सेम आंसर आएगा। गुड, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन बच्चों, बदल दूं स्लाइड, करें कॉन्सेप्ट, बदल रहा हूं बच्चों स्लाइड, फ्री एक्सपेंशन। चलिए बच्चों, ये जैसे आप लोगों ने आंसर कुछ बच्चों ने दिया था, एक सवाल फ्री एक्सपेंशन का था, उसमें आप लोगों ने बढ़िया जवाब दिया था, तो मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा, आप लोग अगर पहले से पढ़ रखे हैं और आपको जानकारी है इसके बारे में तो आप बताइए, मैं कुछ आपसे बेसिक बेसिक सवाल इसमें पूछूंगा। देखिए पहले मैं सेटअप आपको समझाता हूं कि फ्री एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। तो दो कंटेनर है बच्चों, एक ट्यूब से कनेक्टेड है, ठीक है, और बीच में एक स्टॉपर लगा हुआ है, ये कुछ स्टॉपर है कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक साइड में गैस फील्ड है, ठीक है, कुछ वी वॉल्यूम का कंटेनर है इस साइड, ठीक है। आप इसको जरूरी नहीं कि दोनों साइड के वॉल्यूम बराबर हैं, V1 V2 कुछ वॉल्यूम मान लीजिए, इधर का वॉल्यूम V1 है, इधर गैस ऑक्यूपाइड है, इधर का कुछ वॉल्यूम V2 है, और ये वैक्यूम है अभी, है ना, इधर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, इधर गैस प्रेजेंट है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है, ऐसे गैस प्रेजेंट है। आप अचानक से ये जो ब्लॉकेज है ये हटा देते हैं, ठीक है, अचानक से आप ये ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये ओपन कर देते हैं। एक चीज और बता दो बच्चों, ये जो वॉल है कंटेनर की, ये एडियाबैटिक वॉल है बच्चों। एडियाबैटिक वॉल्स का क्या मतलब होता है, कोई अगर आप एक्सचेंज कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही सर इसमें, बिल्कुल भी बिल्कुल हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, बिल्कुल। तो अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती। एडियाबैटिक वॉल्स विल मेक श्योर कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम सेम रहे, ठीक है। तो फिर आपने फिर वो प्लग अचानक से ओपन कर दिया, जैसे ही आप प्लग ओपन करेंगे, चूंकि इधर वैक्यूम है, ये पूरी गैस इधर जाएगी और पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर देगी, ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। कुछ सवाल आपसे पूछता हूं। पहला सवाल आप ये बता दीजिए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा सवाल, वर्क डन कितना होगा, सॉरी हीट एक्सचेंज कितना होगा, और तीसरा वर्क डन कितना होगा। सर तीनों जीरो हो जाएंगे, तीनों जीरो हो जाएंगे, तीनों जीरो हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तीनों जीरो हो गए। एक्सप्लेनेशन, पहला वाला जीरो क्यों बोल रहे हैं आप, इसको थोड़ा समझाइए। सर क्योंकि डेल्टा क्यू भी जीरो है और वर्क डन भी जीरो है। वेरी गुड, डेल्टा क्यू भी जीरो है और वर्क डन भी जीरो है। डेल्टा क्यू तो जीरो है क्योंकि अभी आपने बताया कि एडियाबैटिक वॉल्स है, बिल्कुल, तो डेल्टा क्यू जीरो है, मतलब सिस्टम के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे। अच्छा, जो डी क्यू बराबर जीरो किस प्रोसेस के लिए, किस प्रोसेस की इक्वेशन होती है डी क्यू बराबर जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये फ्री एक्सपेंशन बच्चों एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग बीच, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो डीक्यू जीरो, अच्छा वर्क डन को जीरो कैसे बोल दिया आप लोगों ने, कारण प्रेशर जो है सर, प्रेशर जीरो है ना, प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो है सर, चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा,
सर वर्क डन होता है सर, प्रेशर वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर इसके कोई रेजिस्टेंस है नहीं सर वैक्यूम की। बिल्कुल। देखिए बच्चों, जो वर्क डन हम लोग लिखते हैं ना वो पीडीवी लिखते हैं, ठीक है, और टोटल वर्क डन लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, जो गैस होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे गैस पिस्टन अरेंजमेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब वो पिस्टन को आगे पुश करती है गैस, है ना, पिस्टन को पुश करती है आगे, तब वर्क डन होता है। तो इस साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इस साइड कुछ प्रेशर होता है, वो पिस्टन को नीचे लगाता है फोर्स, और इधर जो गैस नीचे होती है वो पिस्टन पे ऊपर फोर्स लगाती है। फिर अगर पिस्टन स्लोली मूव कर जाता है ऊपर कुछ डिस्टेंस x, तो फिर हम बोलते हैं कि गैस ने कुछ वर्क किया है। तो बाहर रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट गैस कुछ वर्क करती है, ठीक है। यहां पे जब आप प्लग ओपन करते हैं तो यहां पे वैक्यूम है, चूंकि कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तो गैस पूरा फ्रीली एक्सपैंड होती है, ठीक है। तो प्रेशर कुछ है नहीं यहाँ पे, इस साइड प्रेशर है नहीं जो जिसके अगेंस्ट गैस कुछ वर्क करे, वो रहता नहीं है। तो वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में 0 हो जाता है। चूंकि वर्क डन 0 है, हीट एक्सचेंज कुछ हो नहीं रहा, एडियाबैटिक वॉल्स है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है। बच्चों अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो आप लोग बता सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना होगा? सर 0। बताएंगे कुछ बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अगर 0 है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा सर। 0। बिल्कुल 0 होगा बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने जिस टेम्परेचर पे गैस को रखा था, अगर एडियाबैटिक वॉल्स प्रेजेंट हैं, आप वॉल हटा देंगे, पूरे वॉल्यूम में गैस फैल जाएगी, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये गैस प्रेजेंट थी, थ्रू आउट उसी टेम्परेचर पे गैस रहेगी, टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये कहलाता है बच्चों आपको फ्री एक्सपेंशन। सारी चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट्स इट। बच्चों लिख लिया हो तो फिर बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किया जाए। लिख लिया सबने? डन सर। ठीक है। किसी चीज का एक्सप्लेनेशन बच्चों आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, सर ये क्यों लिख दिया, तो बता दीजिए, मैं लिखवा दूंगा या बोल दूंगा फिर से। जैसे आप DQ0 लिख रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए कि एडियाबैटिक वॉल्स हैं, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। वर्क डन 0 लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन के दौरान कोई रेजिस्टेंस नहीं है गैस पे, इसलिए वर्क डन बाय द गैस 0 होगा। चूंकि वर्क डन 0 है, हीट एक्सचेंज 0 है, इसलिए इंटरनल एनर्जी में भी चेंज 0 होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है, इसलिए टेम्परेचर में चेंज 0 होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखता हूं बच्चों, मेरे पास फ्री एक्सपेंशन का अगर कोई सवाल होगा तो हम लोग कर लेते हैं एक बार।
हेलो सर, बताइए बताइए। इसमें वर्क डन कैसे 0 होगा, एक और बताइए। देखिए जो गैस वर्क करती है ना, जैसे एक्सपेंशन होता है गैस का, है ना, या कंप्रेशन होता है गैस में, तो गैस कुछ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती है, ठीक है, या पिस्टन जैसे ऊपर जा रहा है तो पिस्टन को पुश करने के लिए, है ना, वर्क होता है, ठीक है, कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से गैस वर्क करती है ना। पिस्टन रेस्ट पे होता है, तो रेस्ट पे होता है मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है। जब ये प्रेशर हल्का सा कुछ मूव कर जाता है कुछ डिस्टेंस, तो बाहर वाला जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट गैस वर्क करती है ना, पिस्टन को डिस्प्लेस करके। यस सर। यहां पे जब आपने कैप लगा रखा था और इस साइड वैक्यूम है, फिर आपने अचानक से कैप हटा दिया, तो जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो उधर इस साइड पे इसके एक्सपेंशन को रोकने वाला कुछ नहीं है जिसके अगेंस्ट गैस वर्क कर पाए, ठीक है। तो कुछ है ही नहीं इधर जो गैस के एक्सपेंशन को रोके, तो फ्रीली एक्सपैंड होती है और किसी के अगेंस्ट कुछ एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, तो गैस वर्क नहीं करती। थोड़ा समझ में आया आपको? यस सर, आ गया हाँ सर। हाँ, राइट साइड में कुछ रेजिस्टेंस नहीं है जिसके अगेंस्ट वर्क करे, इस वजह से वर्क डन 0 है। चलिए देखिए, चूंकि सवाल अभी फ्री एक्सपेंशन मैंने पढ़ाया है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन इट अंडरगोस। फर्स्ट ऑप्शन आइसोथर्मल सर, आइसोथर्मल। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन इट अंडरगोस। क्या लगता है बच्चों, कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दोनों दो ऑप्शन सर ए और सी दोनों हो जाएंगे। ए और सी दोनों हो जाएंगे ना। कोई थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, कोई अपन गड़बड़ ना करे, कोई चीज मिस ना करे। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन इट अंडरगोस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन आइसोबारिक तो हटा देंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन सेम। फ्री एक्सपेंशन में भी बच्चों सेम चीज होगी। तो दोनों ही आंसर सही है इसमें, ए और सी, ठीक है। किसी को कुछ आ रहा हो दिमाग में तो मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए। बाकी इसमें बच्चों दोनों ए और सी सही होंगे। फ्री एक्सपेंशन में भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सेम रहती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में भी सेम रहती है। खैर दोनों इसमें आंसर हमारे मिल जाएंगे। चलिए अगली हेडिंग डालिए बच्चों, हीट इंजन। अगली हेडिंग डाल दीजिए, हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन। हीट इंजन बच्चों देखिए क्या होता है, एक सोर्स होगा जिससे एनर्जी ली जाएगी, एक सिंक होगा जिसमें एनर्जी रिजेक्ट की जाएगी, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स या फिर रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब जिसमें ढेर सारी एनर्जी प्रेजेंट है। ये हायर टेम्परेचर पे होगा, इसको हम लोग बोलते हैं TH, हायर टेम्परेचर, ठीक है। उससे हीट ली जाएगी, ठीक है, हीट ली जाएगी। बीच में आपका हीट इंजन है, ठीक है, यहां पे आपका हीट इंजन है जिसमें वर्किंग सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें अपने हीट इंजन का, बाइक्स या कार्स का, तो उसमें वर्किंग सब्सटेंस होता है मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड वाटर। तो यहां पे हीट इंजन है, उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस है, इसमें कुछ हीट इनपुट की जाएगी, ठीक है, रिजर्वायर से हीट इनपुट की जाएगी रिजर्वायर से, उसका कुछ हिस्सा सिंक में चला जाएगा एज अ रिजेक्टेड, ठीक है, ये कहलाएगा सिंक। ये लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन होगा और जितनी हीट मिलेगी हीट इंजन उसको यूज करके, वर्किंग सब्सटेंस का इस्तेमाल करके, इसमें से कुछ हमें मैकेनिकल वर्क देगा, ठीक है। तो ये W कहलाएगा हमारा, ये W हो गया मैकेनिकल वर्क जो हमें हीट इंजन से मिलता है, ठीक है। अब इसमें बच्चों किसी भी हीट इंजन के लिए सर ये टॉपिक तो कटा हुआ है ना? अच्छा कटा हुआ है क्या? यस हीट इंजन नहीं है क्या बच्चों सिलेबस में? नहीं सर, लेकिन क्वेश्चन वगैरह तो याद देखे थे हमने पिछले साल। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ सवाल तो मैंने भी देखे यार हीट इंजन के, पिछले ही साल हुआ है या आप इस साल तो अभी सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। पिछले साल नहीं था क्या सवाल हीट इंजन का, या टॉपिक नहीं था क्या? सर पिछले टाइम टॉपिक नहीं था ये वाला। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बहुत बेसिक सा है बच्चों, मैं बेसिक आपको फॉर्मूला बताता हूँ, अगर आएगा भी तो आप कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। दे रखा है सर। हाँ बेटा
कैरनोट इंजन दे रखा है सिलेबस। हाँ, तो बस फिर उसी में उसका यूज होगा, ठीक है। हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, ठीक है। अभी हम लोग अगली क्लास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे। तो ठीक है, लिख कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसमें आपको बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, सिंपल सिंपल सा लैंग्वेज है। तो इसकी हीट इंजन की देखिए बच्चों एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। अब आप बिल्कुल कॉमन लॉजिक से आप सोचिए, जैसे मुझे इस हीट इंजन की एफिशिएंसी बतानी है, तो हम मॉड्यूल में भी कैसे नहीं है बता सकते क्वेश्चन हैं सर। बताओ? हाँ, मॉड्यूल में भी नहीं है क्वेश्चन। मॉड्यूल में भी नहीं है। चलिए दो नहीं दो सर। तीन सवाल कर लेंगे, लिख लीजिए। पैर में सेव करके वहां पे सारे सर डीपीपी में है क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बच्चों आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा मत परेशान हुई, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत समय नहीं लेगा, कर लीजिए। मान लीजिए पूछ ही लिया तो बहुत सिंपल सा है, नोट कर लेते हैं इसको। हाँ, बता दीजिए। कोई आप ये बताइए, जनरल जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उसके आधार पे एफिशिएंसी का बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट। एफिशिएंसी कितना वर्क हुआ और कितनी बिल्कुल, आउटपुट अपॉन इनपुट, इतना ही होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बच्चों इसमें मिल रहा है आउटपुट एज अ वर्क, ठीक है, और इनपुट आप डाल रहे हैं बच्चों Q1, ठीक है। तो वर्क डन आपका जो W है वो आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि आप मैकेनिकल वर्क करना चाहते हैं हीट इंजन से, और जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो Q1 है, तो ये आपका एफिशिएंसी कहलाएगा। अब वर्क डन देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये बोल सकते हैं कि जो Q1 की वैल्यू है, Q1 है बराबर किसके, W प्लस Q2 के, W प्लस Q2 के बराबर Q1 है। तो यहां से अगर आप W की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो W बराबर आ जाएगा Q1 माइनस Q2, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो Q1 यहां आ जाएगा और W की जगह रख देंगे Q1 माइनस Q2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा बच्चों, Q2 बाई Q1 बराबर होता है Q2 बाई Q1, ये बराबर होता है T2 बाई T1। अगर हम एक आइडियल कार्नोट साइकिल का इंजन कंसीडर करते हैं तो Q2 अपॉन Q1 बराबर हो जाएगा T2 अपॉन T1, ठीक है। ये कहां से आ रहा है, जब हम कार्नोट साइकिल कंसीडर करते हैं कि जो हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है ये कार्नोट साइकिल में ऑपरेट कर रहा है। कार्नोट साइकिल क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद। तो कार्नोट साइकिल में अगर ये हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है तो Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1। अच्छा, T2 T1 क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए, Q1 जहां से हीट ले रहे हैं, ठीक है, और Q2 जहां हीट जा रहा है, ठीक है, तो Q2 अपॉन Q1 इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TL अपॉन TH। तो Q2 अपॉन Q1 बराबर TL अपॉन TH। तो वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो एफिशिएंसी यहां से बन जाएगा 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हायर टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका एफिशिएंसी कहलाएगा। अगर ये आपको वैल्यू आएगी 1 के टर्म्स में, है ना। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लीजिए, बस इतना आपको हीट इंजन में याद करना और कुछ नहीं। 5 मिनट का डिस्कशन है, नोट कर लीजिए इसको। लिख लीजिएगा बच्चों, बताइएगा फिर। डन सर। ठीक, और बच्चों इसको याद करने के लिए देखिए, एफिशिएंसी हमेशा 1 से छोटी होगी, तो 1 से माइनस करना होगा क्योंकि 1 से छोटी है, और जो चीज आप माइनस कर रहे हैं वो भी 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो हमेशा लोअर ऊपर जाएगा और हायर नीचे, तो T लोअर अपॉन T हायर। लोअर हमेशा सिंक का होगा जिसमें रिजेक्ट करके हीट जाएगी, जैसे एटमॉस्फेयर, ठीक है, और सोर्स जहां से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, तो जहां से हीट ली जाएगी वो ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, तो सोर्स या रिजर्वायर का टेम्परेचर नीचे और लोअर टेम्परेचर यानी सिंक का टेम्परेचर ऊपर।
एक दो सवाल कर लेते हैं बच्चों, फिर आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं डिस्कशन। सवाल लगा दूं बच्चों? सवाल डन है आप सभी का? चलिए देखिए, कार्नोट इंजन मतलब जो इंजन अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वेट कर रहा हूं बच्चों आंसर का, जल्दी से बताइए। पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर वहां से वर्क डन, मतलब वहां से हीट सप्लाइड आ जाएगा। 2400 2400 2400 ओके। बच्चों एफिशिएंसी 1/2 आएगी, और एफिशिएंसी होती है जितना आपको Yes, वर्क sir. मिला डिवाइड बाय 2400. बिल्कुल। तो बच्चों वर्क डन की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है, हीट पूछा है, तो Q1 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स वर्क डन 1200 है, तो हीट सप्लाइड हो जाएगी 2400 जूल। ठीक है, सर इसको तो T1/T2 इज इक्वल्स टू Q1/Q2 से भी करते हैं तो भी आ जाता ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर आपने फिर Q2 जो रिजेक्टेड हीट है, फिर वो रिजेक्टेड हीट फिर कैसे पता चलेगी आपको? मतलब ये अच्छा सीधे रेशियो लगा दिया। नहीं, एक सेकंड, Q2/Q1 बराबर वो ठीक है, जैसे Q2/Q1 बराबर आप कर दीजिए T लोअर अपॉन T हायर, तो रेशियो आ जाएगा Q2/Q1 का। फिर आप कैसे करेंगे? फिर वो लिखेंगे क्या, टोटल हीट सप्लाइड बराबर W प्लस Q1, ऐसा? ठीक, कर सकते हैं, चलिए उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वन से माइनस सर, वन से माइनस सर, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कर देंगे ना सर, दोनों बिल्कुल तरफ 1 1 से माइनस माइनस। Q2 अपॉन Q1, बिल्कुल। तो दोनों सही तरफ सही Q2 जो होगा W अपॉन वो हो जाएगा बाद में, हाँ हाँ मतलब हाँ, सॉल्व कर करके। सकते हैं वैसे, बिल्कुल समझ गया मैं, बिल्कुल कर सकते। एक और सवाल करते हैं बच्चों, फाइनल, फिर डन फॉर द डे। टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बताना है आपको, यानी सोर्स का टेम्परेचर कितना है। है 180 आ रहा है। ओके, 180 मतलब केल्विन में बता रहे हैं ना आप, 180 केल्विन? यस सर। लेकिन यार 180 तो नहीं आना चाहिए, 300 से तो ऊपर आना चाहिए, क्योंकि 300 तो कोल्ड रिजर्वायर का ही है। सर 500 केल्विन आ रहा है सर, 500 आ रहा है, हाँ 500 ठीक है। सर ये 500 आ रहा है। 500 केल्विन आ रहा है। हम्म, खैर, तो बच्चों यहाँ पे आप एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय कितनी हीट सप्लाई की है। तो हीट सप्लाई की गई है 200 जूल, और उसमें से 120 जूल सिंक को रिजेक्ट हो जा रहा है, यानी वर्क हुआ होगा 80 जूल के बराबर। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो 2/5। ठीक है, ये एफिशिएंसी सर होगी, 500 आ रहा है। बिल्कुल 500 ही होगा, और 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर कर देंगे। तो बच्चों 2/5 बराबर 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, तो टी लोअर अपॉन टी हायर बराबर आ जाएगा 3/5। टी लोअर की वैल्यू 300 दी हुई है, टी हायर पूछ रहा है, बराबर 3/5। यहां से बच्चों टी हायर की वैल्यू आ जाएगी 500।
टी हायर की वैल्यू आ जाएगी 500 केल्विन। अच्छा बच्चों, इस सवाल में जो मिनिमम बोला है ना, मैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। मिनिमम टेम्परेचर 500 केल्विन होगा, ठीक है। ये क्यों मिनिमम क्यों है? क्योंकि देखिए जो आप एफिशिएंसी निकालते हैं 2/5, ठीक है, ये जो एफिशिएंसी निकाली 2/5, और जो हम एफिशिएंसी लिखते हैं 1 माइनस TL अपॉन TH। तो देखिए बच्चों, ये जो एफिशिएंसी आता है ना 1 माइनस TL अपॉन TH, क्योंकि Q2 अपॉन Q1 आता है, फिर उसको TL अपॉन TH से रिप्लेस कर देते हैं। तो वो कार्नोट साइकिल मान के कि जो इंजन है वो कार्नोट साइकिल को फॉलो कर रहा है, और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है, मतलब जो भी आपकी एफिशिएंसी की वैल्यू है वो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से कम होगी, ठीक है। तो फिर आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख देंगे TL अपॉन TH, ठीक है, ये 3/5। तो यहां से आपका TH की वैल्यू आ जाएगा मोर देन 500, ठीक है। तो इस वजह से वो बोल देते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर तो मिनिमम 500 होगा। बाकी आप बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, तो आप सीधा सीधा 500 केल्विन, है ना, कि आप एफिशिएंसी को मान लेते हैं कि जो हमारा हीट इंजन है वो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो वहां से TH की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बच्चों, यहीं तक रखते हैं आज। कल मिलेंगे तो सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे और कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे। इतनी चीजें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।